नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस खास एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। खास इसलिए क्योंकि आज से हम स्पोर्ट्स स्कैन में शुरू कर रहे हैं ईयर एंडर सीरीज, जिसमें हम आपको पूरे साल की खेल गतिविधियों के बारे में बताएंगे। आज से शुरू होकर ये ईयर एंडर सीरीज 31 दिसंबर तक चलेगी। आज के इस विशेष अंक में हम चर्चा करेंगे टोक्यो ओलंपिक में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की। इन तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और श्रोताओं, शुरुआत करते हैं आज के ईयर एंडर की, जो आधारित है टोक्यो ओलंपिक में भारत की सफलताओं पर। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। साल 2021 भारत के लिए ओलंपिक खेलों में एक बड़ी सफलता लेकर आया। टोक्यो ओलंपिक में अब तक के सबसे बड़े भारतीय दल ने हिस्सा लिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 अगर हम देखें तो एक तरह से ये ऐतिहासिक रहा। इस ओलंपिक में जहां भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया, वहीं नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने इस बार कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य रहे। इससे पहले देश ने 2012 लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य थे। अगर ओलंपिक के सफर पर हम एक नजर डालें तो इन खेलों के लिए हमारे खिलाड़ियों ने खास तैयारी की थी। सरकार की टॉप्स योजना ने खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनकी मदद की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों की तैयारियों और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने स्तर पर समीक्षा कर रहे थे और साथ ही खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी समय समय पर कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा था कि किसी दबाव में नहीं रहना है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। मलय, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से पूरे ओलंपिक में खिलाड़ियों को क्या सुविधाएं मिलनी है, उन्हें किस तरह का सपोर्ट चाहिए, देश का मुखिया जब खिलाड़ियों के साथ होता है तो शायद इसी तरह के रिजल्ट्स की उम्मीद होती है। क्या कहेंगे? खेलों की तैयारी से के पहले चरण से ही उन्होंने जब से ये पहचान की गई कि इन ओलंपिक खिलाड़ियों से, इन ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद की जा सकती है, तब से ही उन्होंने हर खिलाड़ी का उत्साहवर्धन किया, मनोबल बढ़ाया। यहां तक कि जब मैच में वो उतरने वाले थे, जब किसी मुकाबले में उतरने वाले थे, तब उनसे बात की, जीते तब बात की और हारे तब भी बात की। तो ये होता है देश का मुखिया जब आपके पीठ पर हाथ रखकर कहता है कि तुम बढ़े चलो और उम्मीदों के बोझ से आपके कंधों को दबने नहीं देने की सलाह देता है पूरे देश को, तब ऐसे ही परिणाम सामने आते हैं। आकाशवाणी समाचार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए खिलाड़ियों के परिजनों और पूरे देश से उनके लिए शुभकामना संदेश प्रसारित किए और उनकी दुआएं रंग भी लाईं। टोक्यो ओलंपिक में जाने से पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू के भाई आनंद ने अपनी बहन को आकाशवाणी के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी। My name is Anand, brother of Sakum Mirabai Chanu. By means of All India Radio News, I wish my sister Mirabai Chanu as a representative of India to represent at Tokyo Olympic Games, and we all wish her to participate with heart and soul.
भाई की दुआ काम आई और टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर भारत के लिए पदकों की शुरुआत की। मीराबाई ने 49 किलोग्राम वर्ग में स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 202 किलो वजन उठाकर रजत पदक देश के नाम किया। इसके साथ ही भारोत्तोलन में देश को 21 साल बाद ओलंपिक में पदक मिला। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सालों से मैंने ये इसी के लिए ही मेहनत किए थे, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश हूँ। जी हाँ मलय, 21 साल बाद देश को भारोत्तोलन में पदक मिला और मीराबाई चानू ने देश का नाम गौरवान्वित किया। क्या कहेंगे? पुत्री के पांव पिता को पालने से ही दिखाई देने लगे थे। कहना क्या है, जब इस लड़की ने लकड़ी के गट्ठर को जब बाकी भाई बहन नहीं उठा पाए, उठाकर अपने सर पे रख लिया, तभी पिता को लगा कि ये वो बच्ची है जो भारत के झंडे को भी आसमान तक पहुंचा सकती है। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने उसकी चिकित्सा के लिए, आपको शायद पता होना हो कि मीराबाई चानू के जीवन में चोट लगने के बाद एक ऐसा क्षण भी आया जब लगता था कि अब इसका करियर समाप्त हो जाएगा, लेकिन अमेरिका भेजा, अच्छी ट्रेनिंग दिलाई, अच्छी चिकित्सा सुविधा दिलाई और बोहनी पदकों की इस बार टोक्यो में मीराबाई चानू ने करके आपको दी। तो इस तरह से खिलाड़ियों का मनोबल, उत्साहवर्धन और उसके बाद उनकी प्रतिभा को पहचान कर, तराशने का अवसर देकर उसे पदक मंच तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जब कोई लेता है तो इसी तरह से पदकों की झड़ी लगती है। बिल्कुल, और मीराबाई चानू इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं मलय, क्योंकि शुरुआती पदक उन्होंने जीता, तो जिसकी वजह से एक मोमेंटम टीम में क्रिएट हो गया और वो लय चल पड़ी। बिल्कुल चल पड़ी और उसके बाद खिलाड़ियों में एक नया उत्साह जगा, क्योंकि उसके बाद जब कुछ दिनों तक पदक नहीं आए तो ऐसा लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महिला ने, भारत की एक महिला ने, एक बेटी ने अपने सर पे जो बोझ उठाया पदकों का, वो क्या एकमात्र पदक के साथ उसको लौटना पड़ेगा भारतीय टीम को। और उसके बाद जो उत्साहवर्धन किया, जिस तरह से टीम में नए जोश का संचार हुआ, उसका परिणाम था कि अंतिम जिसकी शुरुआत रजत पदक से हुई, अंत स्वर्ण पदक से हुआ। वो भी ऐसा स्वर्ण पदक जो स्वर्णाक्षरों में भारत के इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। बैडमिंटन में पूरे देश के साथ पीवी सिंधु के पिता की निगाहें भी बेटी के ऊपर लगी थीं, जिनसे पदक की उम्मीद थी। उनके पिता पीवी रमणा ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं कुछ इस तरह दी थीं। नमस्कार, मैं सिंधु का पापा बोल रहा हूँ। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ और इस बार तैयारी से मैं बहुत खुश हूँ और बस टोक्यो में जाके वो बढ़िया प्रदर्शन करेगी, मुझे तो बहुत उम्मीद है। इस उम्मीद से ही मैं अपना बेटी को एनकरेज कर रहा हूँ और आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द ओलंपिक। पिता का आशीर्वाद मिलने के बाद भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रचा और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं। सिंधु ने कांस्य पदक के मैच में चीन की जियाओ बिंग हे को केवल 52 मिनट में 21-13, 21-15 से पराजित किया। हालांकि सिंधु को चीनी ताइपे की ताई यू जिंग से सेमीफाइनल में 18-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा था। सिंधु ने इससे पहले 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते हैं और जिस तरह का प्रदर्शन है सिंधु का, मलय क्या कहेंगे? टोक्यो खेले में उनके प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेमीफाइनल में ताई जू यिंग के खिलाफ 2 गेम्स गंवाने के बाद और उससे पहले उन्होंने एक भी गेम में हार का सामना नहीं किया था। वही 2 गेम्स थे जब वो हारी थी, उससे पहले एक भी हार का सामना नहीं किया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की लय में, किस तरह के तान पर उनका बैडमिंटन संगीत रच रहा था। वहां पे उनका रैकेट संगीत रच रहा था बैडमिंटन के कोर्ट पर। तो होता है, हार जीत होती रहती है। अगर कांस्य पदक मिला तो कोई बात नहीं, किस्मत की खूबी देखिए कि टूटी कहां कमन, 2-4 हाथ जब लबे बाब रह गए, अगली बार फिर आ जाए, कोई बात नहीं। जी मलय, क्या बात है। और अब बात करते हैं मुक्केबाजी की। टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन केवल लवलीना बोरगोहेन ही पदक हासिल कर पाई, जबकि मैरी कॉम को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। लवलीना ने 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया, जो कि बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। मलय, 23 साल की लवलीना का खेलों का सफर
असम के गोलाघाट जिले के बरोमुखिया गांव से शुरू हुआ, जहां बचपन में वह किक बॉक्सर बनना चाहती थी और ओलंपिक की तैयारियों के लिए 52 दिनों के लिए यूरोप के दौरे पर उन्हें भेजा गया। वहां जाने से पहले आपको पता होगा कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 69 किलोग्राम वर्ग में चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन को मात देकर पदक जीता। एक बहुत बड़ी जीत थी ये लवलीना की। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने इस बार इतिहास रचा। पुरुष टीम ने 41 साल के सूखे को समाप्त करते हुए भारत को हॉकी में कांस्य पदक दिलाया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने टोक्यो रवाना होने से पहले आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत की थी और अपनी तैयारियों के बारे में कुछ ये बताया था। हम लोग इस बार बेंगलोर में ट्रेनिंग करते आ रहे हैं और टीम का जो ट्रेनिंग का भी चल रहा है बहुत काफी अच्छा चल रहा है। हम लोग काफी हार्डवर्क कर रहे हैं, पूरी टीम हार्डवर्क कर रही है, क्योंकि सभी को पता है कि जो हमारे कई मैचेस है वो भी दोपहर में है। ऐसे ही हम लोग फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टोक्यो में फिटनेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। टीम इंडिया ने कांस्य पदक के लिए हुए मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को 5-4 से हराया। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था। कितनी बड़ी सफलता मलय। हालांकि पदक का रंग सुनहरा नहीं था, लेकिन देश में हॉकी को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ये कांस्य ही काफी था, क्योंकि जो हॉकी की धुकधुकाती सांस में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर लगा हुआ था उसको हटाया इस हॉकी टीम ने। तो बहुत बड़ी जीत थी ये। और फिर मैं तो जानता हूं कि महिला हॉकी की भी बात करेंगे ही। जी बिल्कुल, महिला हॉकी ने भी इस बार शानदार प्रदर्शन किया। हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में ये कहा था कि देश के लिए ओलंपिक खेलना किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है। ऑलमोस्ट 5 ईयर से हम लोग इसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं और हर एक एथलीट का यह ड्रीम होता है कि वो कंट्री को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे एंड अच्छा परफॉर्म करे, मेडल जीते। तो हमारी टीम का भी वही एम है कि जैसे लास्ट ओलंपिक्स में हम फर्स्ट टाइम गए, लेकिन अभी सेकंड ओलंपिक्स है, तो डेफिनेटली हमारी टीम काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, सब चीजों पे काम कर रहे हैं। भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही, लेकिन इस टीम ने हार कर भी भारतीय खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया और हॉकी जैसे खेल को फिर एक नई राह दिखाई मले। बिल्कुल, पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची टीम और उसके बाद इतना शानदार प्रदर्शन, चौथे स्थान पर रही। और उन लड़कियों के जो आंसू गिरे टोक्यो में, ये जान लीजिए कि वो भारतीय महिला हॉकी को सिंचित करने में आने वाले समय में काम आते रहेंगे और पेरिस में ये लड़कियां जरूर कोई करिश्माई करतब फिर दिखाएंगी। कुश्ती में इस बार भारतीय पहलवानों ने खेल प्रेमियों के अनुरूप प्रदर्शन किया। रवि दहिया ने भारत को रजत पदक दिलाया, जबकि बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। रवि 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में रूसी पहलवान युगेव से हार गए। रवि 2019 में नूर सुल्तान में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे। हालांकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 पदक हमारे पास आए। बिल्कुल, और रवि दहिया की बात करें तो उनके पिता राकेश कुमार ने उन्हें 12 साल की उम्र में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम भेजा था। उनके पिता रोज अपने घर से 60 किलोमीटर दूर छत्रसाल स्टेडियम तक दूध और मक्खन लेकर पहुंचते थे। उन्होंने 2019 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक का टिकट पक्का किया था और इस बार उन्होंने जब ये पदक जीता तो अपने पिता ही नहीं पूरे देश के सपने को साकार किया। ओलंपिक में भारत ने इस बार भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो स्पर्धा में एक नया इतिहास रचा और एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए। उन्होंने जेवलिन थ्रो के फाइनल में 87.58 मीटर का थ्रो कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। और मलय, हम लोग इसी स्टोरी को कवर कर रहे थे और जिस तरीके से इनका प्रदर्शन था, पूरा देश इसके सामने नतमस्तक हो गया। बिल्कुल, और उसके बाद भी वो भूख जो थी पदक की, पदक प्राप्त करने के बाद भी इस तरह शांत नहीं हुई कि वो कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद थी कि वो 90 मीटर से ज्यादा दूर भाला फेंकेंगे। 87.58 मीटर का शानदार थ्रो उनका, जो उनको स्वर्ण पदक दिला गया। और जो नीरज ने बात कही, मैं उस बात को अपने श्रोताओं के लिए फिर से दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इस बार जो टीम ओलंपिक्स में गई थी वो फिजिकली फिट के होने के साथ साथ मेंटली फिट थी, मानसिक तौर से तैयार थी और उसमें जो अग्रणी भूमिका निभाई, भारत की उम्मीदों को जगाने में, खिलाड़ियों में नए प्रवाह करने में, नए संचार करने में, नए जोश का, वो नीरज चोपड़ा ने किया।
बिल्कुल, और 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत एक नया इतिहास रचने को तैयार है। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है और उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार हैं। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खेल खबरों पर अपने इस ईयर एंडर सीरीज के बाद। मलय, दुबई में एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने अमारात को 154 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 283 रन के लक्ष्य के जवाब में अमारात की पूरी टीम 34 ओवर 3 गेंद में 128 रन बनाकर पैवेलियन लौट गई। अमारात की ओर से स्मिथ ने 45, सूर्य सतीश ने 21, ध्रुव ने 19 और आलिशान ने 13 रन का योगदान दिया, जबकि अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। भारत की ओर से राजवर्धन ने 3, वहीं गर्व, सांगवान, विकी और कौशल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले भारत की ओर से पहले खेलते हुए हरनूर सिंह ने शानदार 120 रन की पारी खेली। यश धुल ने 63 और राजवर्धन ने 48 रन का योगदान दिया। क्या कहेंगे? ये वही राजवर्धन हंगरेकर हैं जिन्होंने 3 विकेट लिए 9 ओवर में 24 रन देकर, और उसी ने फिर इतना शानदार बैटिंग का भी प्रदर्शन किया कि मात्र 23 गेंदों में 48 रन बनाए। और क्या बात कहनी हरनूर सिंह की, 130 गेंदों में 120 रन, 11 चौकों की सहायता से शानदार प्रदर्शन उनका भी। तो भारतीय टीम ने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। और ये जो 19 वर्ष की से कम आयु वाले जो ये बच्चे हैं, जो भारतीय क्रिकेट के उदीयमान सितारे हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य के लिए ये जो आज इन्होंने दिखाया है रास्ता भारत के युवाओं को कि आगे बढ़ते चलो और तुम्हारे लिए रास्ता अपने आप प्रज्वलित होता जाएगा, आगे साफ होता जाएगा। तो वो बहुत ही बड़ी जीत मैं इसको मानता हूं, जिस तरह के आत्मविश्वास का उन्होंने परिचय दिया है। जी, और 2013-14 के बाद ये दूसरी बार है जब अमारात 50 ओवर के इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। भारत ने 7 बार ये टूर्नामेंट जीता है और एक बार 2012 में पाकिस्तान के साथ खिताब साझा किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ढाका में सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया है। इससे पहले प्रतियोगिता में बांग्लादेश ने भूटान को 6-0, श्रीलंका को 12-0 और भारत को 1-0 से हराया। वहीं नेपाल के साथ मैच ड्रॉ रहा था। भारत ने श्रीलंका को 5-0 और भूटान को 3-0 से हराया था। तो अगर हम देखें तो एक आज खिताबी जो मुकाबला अगर बांग्लादेश ने अपने नाम किया है भारत को हराकर। बांग्लादेश की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ग्रुप स्टेज में भी भारत को उसने मात दी थी, जबकि भारत ने 3 मैच जीते थे। एक में बांग्लादेश के हाथों हारी थी भारतीय टीम, लेकिन बांग्लादेश ने तो भारत को तब भी हराया था और फिर हराया, और ये पूरे चैंपियनशिप में अनबीटन रही है, कोई इसको मात दे नहीं पाया। तो हालांकि भारतीय टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने सिर्फ एक गोल जो उनका हुआ, वो उस गोल की बदौलत 80वें मिनट में अनाई मोगिनी के गोल से वो जीती। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया है कि जो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है, इसने दोबारा से वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का एक्रीडिएशन हासिल कर लिया है और मतलब ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस तरह का प्रमाणन आसानी से नहीं होता। बड़े सख्त नियम होते हैं और उन नियमों पर खरा उतरना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत खुशी की बात है और इससे ये भी सिद्ध होता है कि एंटी डोपिंग अभियान में भारत किसी से पीछे नहीं है और भारत चाहता है कि जो मानक हैं विश्व स्तर के, वो भारत में भी लागू रहें। बिल्कुल, और इसके साथ ही आज सरकार ने पिछले हफ्ते नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 को भी संसद में पारित किया। और अगर हम देखें तो लगातार जो है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच करने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और दोबारा से जो हमने रीगेन किया है या दोबारा हमें ये एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा एक्रीडिएशन जो हासिल हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इस बात का प्रमाण है कि भारत एंटी डोपिंग लॉ को लागू करने में किसी से पीछे नहीं है। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने ईयर एंडर और तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात की वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।